प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके साथ दंड के विभिन्न सिद्धांत थ्योरी ऑफ पनिशमेंट के बारे में चर्चा करूँगा। थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, दंड के विभिन्न सिद्धांत क्या हैं? किसी भी समाज को बने रहने के लिए दो प्रकार की प्रक्रियाएं आवश्यक होती हैं। पहला प्रक्रिया सामाजिकरण तथा दूसरी प्रक्रिया सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल कहलाती है। सामाजिकरण, सोशलाइजेशन, एक सामाजिक, सैद्धांतिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत संप्रेषण तथा सीखने की प्रक्रिया का समावेश होता है, जिनके द्वारा व्यक्ति सामाजिक मान्यताओं को ग्रहण कर सामाजिक जीवन में भाग लेने योग्य बनता है। इस सामाजिक जीवन में कुछ विशिष्ट प्रकार के व्यवहारों को प्रोत्साहित या हतोत्साहित करने हेतु समाज कुछ विशेष प्रकार की व्यवस्था बनाता है। इस व्यवस्था को सामाजिक अनुशस्ति अथवा पुरस्कार, रिवार्ड कहा गया है। अनुशस्तियाँ दो प्रकार की होती हैं, सकारात्मक अनुशस्तियाँ और नकारात्मक अनुशस्तियाँ। सकारात्मक अनुशस्तियाँ में प्रायः प्रशंसा करना, पदक या प्रशस्ति पत्र देना सम्मिलित होता है, जबकि नकारात्मक अनुशस्ति में दंड, पनिशमेंट दिया जाता है। किसी दंड को कठोरता या मृत्यु का निर्धारण समाज तथा व्यक्ति के संबंधों से होता है। यदि किसी समाज में का गहराव से व्यक्ति के महत्व को दिया जाता है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति जैसा कार्य करता है उसको उसी प्रकार का महत्व दिया जाता है। जो दंड कठोर प्रकृति का होगा, लेकिन यदि किसी समाज में व्यक्ति का महत्ता समाज तथा उसके विधानों से बढ़कर है तो दंड नरम, सॉफ्ट प्रकृति का होगा। पारस्परिक प्रकार से समाजों में समाज के नियम व्यक्ति से ऊपर होते हैं, अतः इस प्रकार के समाजों में दंड कठोर होता है, जबकि आधुनिक समाज जिसमें परंपरा का प्रभाव रहता है उनमें दंड प्रायः नरम होता है। अब जो है हम यहाँ बात करेंगे अपराध की। अपराध, एक्सप्लेनेशन ऑफ क्राइम, अपराध की व्याख्या। किसी समाज में अपराध क्यों होता है तथा अपराधी किस प्रकार जन्म लेते हैं, ऐसे प्रश्न के उत्तर में कई प्रकार की व्याख्याएं दी गई हैं, जिसमें लाम्ब्रोसो की आनुवंशिक आधार पर की गई व्याख्या तथा फ्रायड की मनोविश्लेषणात्मक साइकोलॉजिकल एनालिसिस सिद्धांत पर की गई है व्याख्या तथा रॉबर्ट मर्टन की सामाजिक सोशल व्याख्या महत्वपूर्ण रूप से बताया गया है। अब आइए हम लाब्रोसो की व्याख्या पर विचार करते हैं। लाब्रोसो की मान्यता है कि अपराधी बनते नहीं हैं बल्कि पैदा होते हैं। लाब्रोसो ने दावा किया कि अपराधी की शारीरिक संरचना गैर अपराधी की शारीरिक संरचना से भिन्न होती है तथा वह अपनी शारीरिक विशेषताओं से पहचाना जा सकता है। लाब्रोसो ने अपराधियों और गैर अपराधियों के बीच न केवल शारीरिक विशेषताओं में अंतर बताया, बल्कि उन विशेषताओं का भी जिक्र किया है जो उनके द्वारा किए गए अपराधों की किस्मों के अनुसार अपराधियों में भेद दर्शाते हैं। लाम्ब्रोसो की आलोचना में कहा गया है कि उसके तथ्यों का संकल्प जैविक कारकों तथा सभी कार्य सीमित होते हैं और उनसे मानसिक और सामाजिक कारणों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। दूसरा आया है फ्रायड की व्याख्या। फ्रायड के सिद्धांतों के आधार पर अपराधी व्यवहार की व्याख्या करने का प्रयास करता है। फ्रायड ने मन के 3 भाग बताए हैं। पहला
ईड, दूसरा अहम, तीसरा परम अहम। पहला ईड, आईडी, दूसरा अहम, ईगो, और तीसरा परम अहम, सुपर ईगो। ईड एक व्यक्ति की अपरिष्कृत मूल प्रवृत्तियां या इच्छाएं हैं। दूसरा अहम, ईगो, वास्तविकता है, तथा तीसरा परम अहम, ईगो, एक व्यक्ति की अंतरात्मा या नैतिक दबाव है। परम अहम निरंतर इस ईड को दबाने का प्रयास करता है, जबकि अहम ईड तथा परम अहम के बीच की एक स्वीकार संतुलन स्थिति है। ईड तथा परम अहम मूल रूप से अचेतन है तथा अहम व्यक्तित्व का चेतन भाग है। फ्रायड के अनुसार अपराधी दोनों से उत्पन्न ईड और परम अहम उत्पन्न क्रियाएं होती हैं अपराधी में, जो कि मूल इच्छाओं से संबंधित है। एक संतुलित व्यक्तित्व के इस अहम तथा परम अहम के बीच में संतुलन होता है, किंतु जब परम अहम पर्याप्त रूप से विकसित नहीं होता है तब असामाजिक व्यवहार उत्पन्न हो जाता है, जिसमें हमारे अंदर अपराधी बनने की प्रवृत्ति आती है। तीसरा, सामाजिक व्याख्या, सोशल एक्सप्लेनेशन। अपराध के सामाजिक कारणों की व्याख्या रॉबर्ट के मर्टन ने दी। मर्टन ने कहा कि अपराध के कारण स्वयं समाज होता है। समाज की सांस्कृतिक व्यवस्था व्यक्तियों को लक्ष्य अर्थात टारगेट तथा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कुछ मानक साधन मीन्स देती हैं। मर्टन के अनुसार यदि संस्कृति कोई उद्देश्य निर्धारित कर देती है परंतु उन उद्देश्यों के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने में विफल रहती है तो अपराध उत्पन्न होता है। जहां उद्देश्य तथा साधन में अंतर ज़्यादा होगा वहां अपराध की दर ज़्यादा होगी तथा जहां उद्देश्य तथा साधन में अंतर कम होगा वहां अपराध कम होगा। अब आइए हम दंड के सिद्धांत के बारे में विचार करते हैं। थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। दंड के सिद्धांत के पीछे प्रश्न यह है कि दंड का उद्देश्य क्या है, किस अपराध के लिए कितना दंड देना पर्याप्त होगा इत्यादि। इन प्रश्नों के उत्तर के लिए हम दंड के सिद्धांतों को बनाया गया है और इन सिद्धांतों में 3 प्रमुख सिद्धांत बताए जाते हैं। पहला प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, दूसरा निवारक सिद्धांत और तीसरा सुधारात्मक सिद्धांत। पहला प्रतिरोधात्मक सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत का विवेचन के अनुसार धार्मिक ग्रंथों तथा बाइबिल, कुरान तथा गीता आदि में मिलता है। आधुनिक समय में इस सिद्धांत के समर्थक कांट, हेगल, ब्रेडले आदि दार्शनिक रहे हैं। प्राचीन काल में ग्रीक दार्शनिक अरस्तु भी इसके समर्थक थे। दंड का प्रतिशोधात्मक सिद्धांत मूलतः इस मान्यता पर आधारित है कि व्यक्ति एक स्वतंत्र प्राणी के रूप में है, संकल्प स्वातंत्र्य के माध्यम से अपराध करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि अपराध एक प्रकार का कर्म हुआ। इसके लिए अपराधी को समान मात्रा तथा प्रभाव ने दंड मिलना चाहिए। दूसरे शब्दों में इस सिद्धांत का मूल मंत्र है टिट फॉर टैट, अर्थात जैसे को तैसा। जैसा कि नाम से ही है कि प्रतिशोधात्मक मतलब कि प्रतिशोध लेना है। यह सिद्धांत प्रायः ऐसे समाजों में विकसित होता है जो पारंपरिक कर्म पर होता है। पारंपरिक समाजों प्रतिशोधात्मक सिद्धांत को प्रतिकारवादी सिद्धांत भी कहते हैं। प्रतिकार का अर्थ होता है बदला लेना। यदि व्यक्ति अपराध किया है तो उसे उसी अनुपात में दंडित करना आवश्यक है।
यही इसी आवश्यकता को प्रतिकारवाद मानता है। यह मत इस धारणा पर आधारित है कि प्रत्येक क्रिया की उसी अनुपात में प्रतिक्रिया होती है, अतः प्रत्येक कर्म का प्रतिफल भी अवश्य मिलना चाहिए। यदि कर्म अच्छा है तो उसे पुरस्कार के रूप में, और यदि कर्म खराब है, अपराध है, तो दंड के रूप में। अपराध नियमों के उल्लंघन से होता है। नियमों के उल्लंघन से समाज में असमानता उत्पन्न होती है। अरस्तु के अनुसार समानता लाने के लिए अर्थात नियमों को पुनः स्थापित करने के लिए दंड का सिद्धांत या विधान आवश्यक है। यदि नियमों का उल्लंघन करने के लिए दंड नहीं दिया जाए तो नियमों की गरिमा समाप्त हो जाएगी, अतः अपराधी के लिए दंड देना न्यायोचित है। ओल्ड टेस्टामेंट में इसी मत का समर्थन मिलता है। उसमें आँख के लिए आँख और दांत के लिए दांत सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। इसका अर्थ यह है कि जिस अनुपात में किसी व्यक्ति ने अपराध किया है उसी अनुपात में उसे दंड मिलना चाहिए। जैसे को तैसे का सिद्धांत, टिट फॉर टैट। कर्ता को अपने कर्मों का प्रतिफल मिलना अति आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। कांट के अनुसार अपराध का फल दंड है। अपराधकर्ता अपने कर्मों का फल अर्जित करता है। अरस्तु का मत भी इसी विचार का समर्थन करता है। अपने कर्मों के फल को पाना कर्ता का अधिकार है। जिसका जो अधिकार है उसे मिलना ही चाहिए। यदि अपराध कर कर्ता को दंड नहीं मिले, अर्थात वह शारीरिक या मानसिक कष्टों से वंचित रहे, तो वह कर्म फल से ही वंचित रह जाता है। ब्राडले ने बताया है कि कर्ता दंड इसलिए पाता है कि वह उसका अधिकारी होता है। दंड और पुरस्कार से तभी लाभ संभव है जब वे मनुष्य के नैतिक विचारों को प्रभावित करते हैं। यदि मानव अपराध के फल उसको दंड के रूप में मिले तो उन दुराचार का परित्याग करने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए पुरस्कार और दंड का आधार न्याय होना चाहिए। मनुष्य को इसके दुराचारों का उचित दंड और अच्छे कर्मों का उचित पुरस्कार अवश्य मिलना चाहिए। यही प्रतिकार या प्रतिशोधात्मक सिद्धांत का सार है।